Hello everyone, welcome to All About Civil। लास्ट वीडियो यूनिट 2 स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में हमने देखा था स्ट्रेन और स्ट्रेन के टाइप्स। उसके बाद हमने पढ़ा था लीनियर इलास्टिसिटी क्या है और इलास्टिक लिमिट का मीनिंग क्या है और ये कैसी वैल्यू है। तो लीनियर इलास्टिसिटी मतलब जितना भी उसकी शेप के अंदर चेंज आ रहा है, लेंथ के अंदर चेंज आ पा रहा है और फोर्स हटाने पर अगर वो अपने ओरिजिनल शेप साइज में आ जाता है तो ये इलास्टिसिटी है बॉडी के अंदर। और ये काम सिर्फ एक वैल्यू तक हो सकता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू, जिस वैल्यू को हमने नाम दिया था इलास्टिक लिमिट। विद इन इलास्टिक लिमिट हम फोर्स लगाएं, यानी कि एक फिक्स वैल्यू, जैसे 100 हमने मान लिया, 100 एक वैल्यू है, 100 इलास्टिक लिमिट है। अगर हम 100 से कम फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी के अंदर जो चेंज आया है, फोर्स हटाते ही वो चेंज हट जाएगा और बॉडी नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अगर हम 100 से बाहर फोर्स लगा देंगे तो बॉडी के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, यानी कि परमानेंटली उसका शेप, उसका साइज चेंज हो जाएगा। तो ये वैल्यू इलास्टिक लिमिट थी। उसके बाद हमने स्टार्ट कर लिया था हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में हमने देखा था कि स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों की डेफिनेशन हमें पहले से क्लियर है। अगर क्लियर ना हो तो वीडियो पॉज करके दोबारा से स्ट्रेस और स्ट्रेन वाली वीडियो देखना कि स्ट्रेस का मीनिंग क्या है, कि जो हम इतना स्ट्रेस बात कर रहे हैं एक्चुअल मीनिंग क्या है स्ट्रेस का, और स्ट्रेन क्या है। तो हमने हुक्स लॉ में पढ़ा था कि कोई भी इलास्टिक बॉडी जो होगी उसमें जो इलास्टिसिटी होगी, तो जो रेशो होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन का वो एक फिक्स वैल्यू होगी। कोई भी इलास्टिक बॉडी की अगर हम बात करें तो उसमें जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो होगा, इसका एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, एक फिक्स्ड वैल्यू। तो उस फिक्स्ड वैल्यू को हम बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक्सप्रेशन में हमने देखा था सिग्मा स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हमने एक कैपिटल ई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिया। इस कैपिटल ई को हम बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसकी वैल्यू होती है टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन। अगर बॉडी टेंशन में है, बॉडी पर हम तनाव लगा रहे हैं, तो ये कैपिटल ई टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन हो जाएगा। लेकिन अगर हम कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि बॉडी को दोनों साइड से फोर्स कर रहे हैं, हम अंदर की तरफ पुश कर रहे हैं, तो कंप्रेशन की केस में कैपिटल ई की वैल्यू हो जाएगी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू हो जाएगी कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन कंप्रेसिव स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेस कितना आया है और बॉडी के अंदर चेंज कितना है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेन। फिर हमने देखा था कि स्ट्रेन की तो कोई यूनिट होती नहीं है, क्योंकि स्ट्रेन क्या है, चेंज किसी बॉडी में, और उसको जब हम डिवाइड कर देते हैं कि ओरिजिनल डायमेंशन, सपोज लेंथ की अगर हम बात कर रहे थे तो लेंथ में चेंज कितना है, लंबाई में चेंज कितना है, और अपॉन कर देंगे कि ओरिजिनल लंबाई कितनी थी, तो ये स्ट्रेन था। अब स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है। यूनिट क्यों नहीं होती है? क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू भी सेंटीमीटर, नीचे भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, जबकि स्ट्रेस की यूनिट होती है। तो जो कैपिटल ई है यंग्स मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसकी यूनिट सेम हो जाएगी स्ट्रेस वाली। यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। आगे पढ़ते हैं हुक्स लॉ में। सिमिलरली फॉर इलास्टिक मटेरियल the shear strain is found to be proportional to the applied shear stress। जैसे पुराने केस में हमने टेंशन में देखा या कंप्रेशन में देखा, तो shear वाले केस में भी सेम बात रहेगी। जो इलास्टिक मटेरियल रहेंगे उसमें shear strain shear stress पर डिपेंड करेगा विद इन द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट वाली बात वैलिड है हर मटेरियल के लिए। इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर रहेगा तो ये शेयर डिपेंड करेगा, शेयर स्ट्रेस डिपेंड करेगा शेयर स्ट्रेन पर। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या फिर
शियर मॉड्यूलस को हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। जैसे अभी हमने यंग्स मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को हमने लिखा था कैपिटल ई से टेंशन और कंप्रेशन के केस में, तो वैसे ही जब हम शियर की बात करते हैं, शियर यानी पैरेलल फोर्स, तो जब हम शियर की बात करते हैं तो हम लिखते हैं टाउ इज इक्वल्स टू कैपिटल जी इंटू गामा। कैपिटल जी वही है जो हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के एक कांस्टेंट लगाया है। मॉड्यूलस शियर मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है कैपिटल जी। अब ये है क्या, द रेशो बिटवीन वॉल्यूमेट्रिक, ये शियर की बात थी, द रेशो बिटवीन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड इज डिनोटेड बाय के। जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं कि वॉल्यूम में स्ट्रेस कितना था अपॉन वॉल्यूम में स्ट्रेन कितना है, तो जब हम ऐसा रेशो लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं के से। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ ली हैं, यंग्स मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशो है। ये बात है टेंशन और कंप्रेशन की। नेक्स्ट चीज़, जब हम शियर की बात करते हैं तो शियर में शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो एक जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम बोलते हैं शियर मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से। फिर नेक्स्ट जो रेशो होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, इसे हम बोलते हैं बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और इसे हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 हमने पढ़ लिए, यंग्स मॉड्यूलस कैपिटल ई, फिर शियर मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कैपिटल जी, और थर्ड हमने पढ़ा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल के से। ये सारी बात एकदम क्लियर। अब देखो नेक्स्ट पॉइजन्स रेशो। अब पॉइजन्स रेशो क्या है? पॉइजन्स रेशो द रेशो ऑफ द लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अभी सिर्फ इतनी बात समझो कि जब हम रेशो निकालते हैं लेटरल स्ट्रेन का और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का किसी मटेरियल के लिए, तो ये कांस्टेंट आता है, यानी कि हर मटेरियल के लिए एक फिक्स्ड वैल्यू है कि लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को जब हम रेशो बनाएंगे उनको डिवाइड करेंगे एक दूसरे से, तो जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम बोलते हैं पॉइजन्स रेशो। अब ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है और लेटरल स्ट्रेन क्या है, ये भी हम अभी पढ़ेंगे कि ये कौन सा रेशो है। अभी तक हमने स्ट्रेन पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे लेटरल स्ट्रेन क्या है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, जिसका हमें रेशो लेना है, जिससे हम पॉइजन्स रेशो फाइंड कर सकें। द रेशो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन is constant for a given material when the material is stressed within the elastic limit। देखो जब भी हम इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर रहते हुए ये काम करेंगे तभी ये पॉइजन्स रेशो की वैल्यू आएगी। अगर हम इलास्टिक लिमिट के बाहर चले जाते हैं तो मटेरियल डिफॉर्म हो जाएगा, फिर हम ये लॉ को नहीं वैलिड करा सकते, हुक्स लॉ या फिर पॉइजन्स रेशो तब वैलिड नहीं होगा। द रेशो इज़ कॉल्ड पॉइजन्स रेशो, और इस रेशो को हम बोलते हैं पॉइजन्स रेशो, एंड इज़ जनरली डिनोटेड बाय म्यू। ये जो यू टाइप एक सिंबल दिख रहा है ना, इसे हम बोलते हैं म्यू। हेंस मैथमेटिकली पॉइजन्स रेशो म्यू इज इक्वल्स टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। देखो इतनी सी बात, पॉइजन्स रेशो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या है, ये भी एक रेशो है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये है पॉइजन्स रेशो। देखो आगे पढ़ते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो भी हमने पढ़ा है कि लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल का ये रेशो है, तो ये लेटरल स्ट्रेन क्या है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू एन axial tensile load there is an increase in the length of the body। जब भी
हम किसी बॉडी पर एक्सियल फोर्स लगाते हैं, यानी कि टेंशन या कंप्रेशन वाली इस टाइप की फोर्स लगाते हैं, अभी हम टेंसाइल की बात कर रहे हैं, तो बॉडी की लेंथ इंक्रीज हो जाती है, लेंथ के अंदर एक चेंज आ जाता है, बट एट द सेम टाइम देयर इज डिक्रीज इन अदर डायमेंशन। अब जब हम ऐसा करते हैं तो लेंथ तो इंक्रीज हो जाती है, जबकि दूसरी डायमेंशन है उसकी चौड़ाई, उसके विड्थ, वो कम हो जाती है। यानी कि जब हम टेंशन फोर्स लगाते हैं तो एक डायमेंशन में तो इंक्रीज आता है, एक डायमेंशन तो बढ़ जाती है, लेकिन दूसरी जो डायमेंशन होती है वो रिड्यूस हो जाती है, वो कम हो जाती है। ऑफ द बॉडी एट राइट एंगल्स टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अप्लाइड लोड, यानी कि जो 90 डिग्री पर साइड होती है वो कम होती है। Thus the body is having axial deformation and also deformation at right angles to the line of action of the applied load, यानी कि जो एक्सियल फोर्स लगाते हैं हम डिफॉर्मेशन वाली, उसमें तो चेंज आता ही है। अगर हम किसी रॉड को पकड़ के खींच रहे हैं तो रॉड के अंदर तो चेंज आया है, मतलब हम ऐसा मान रहे हैं कि हम रॉड को हाथ से खींचेंगे तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है। सपोज हमने एक मशीन फिक्स कर दी, मशीन के अंदर एक एंड फिक्स कर दिया और दूसरा एंड दूसरी साइड फिक्स कर दिया, तो जब हम फोर्स लगाएंगे तो धीरे धीरे वो लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो अब लेंथ तो इंक्रीज हो रही है लेकिन मटेरियल तो सेम है ना रॉड के अंदर, तो उसकी जो चौड़ाई है, उसकी जो थिकनेस है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। द रेशियो ऑफ एक्सियल डिफॉर्मेशन to the original length of the body is known as longitudinal strain। अब जो रेशो है, जितना भी चेंज आया है एक्सियल लेंथ के अंदर, मतलब लंबाई में, एक्सियल लेंथ मीन्स जो जिस साइड हम पुश कर रहे हैं या फिर पुल कर रहे हैं, या तो खींच रहे हैं या दबा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो वहाँ जो चेंज आएगा इस स्ट्रेन को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल मीन्स लेंथ के अलोंग, लेंथ लंबाई में जो चेंज आएगा वो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज ऑल्सो डिफाइंड एज डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी पर यूनिट लेंथ। देखो वही चीज़, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम डिफाइन करते हैं कि बॉडी के अंदर पर यूनिट लेंथ में कितना चेंज आया है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई है उस डायरेक्शन में कितना चेंज आया है। देखो नीचे आप डायग्राम देखो, राइट वाला, ये वाला, इसकी लेंथ पहले एल थी, जो अंदर वाला बॉक्स दिख रहा है ये कैपिटल एल थी। फिर जब हमने पी फोर्स लगाई है दोनों साइड, हमने पी फोर्स लगाई बाहर की साइड, टेंसाइल फोर्स लगाई, यानी कि इसके अंदर खिंचाव आया, तनाव आया, तो जब हमने ये फोर्स लगाई तो अब देखो इसकी जो चौड़ाई थी वो धीरे धीरे कम हो गई, अंदर से जो डॉटेड वाला पोर्शन है ना वो है अब फोर्स लगाने के बाद जो चेंज आया है, तो इसकी लेंथ कम हुई है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में आ जाएगा कि कितना चेंज आया है लेंथ में, डेल्टा एल। अब देखो पहले लेंथ थी एल, लेकिन जब हमने फोर्स लगाई तो नीचे लिखी है ना एल प्लस डेल्टा एल, यानी कि डेल्टा एल इंक्रीज हुआ है। तो हम स्ट्रेन को कैसे लिखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम लिखते हैं डेल्टा एल अपॉन एल, यानी कि किसी बॉडी के अंदर कितना चेंज आया है लेंथ के अलॉन्ग, और उसको डिवाइड कर देंगे ओरिजिनल लेंथ से, डेल्टा एल अपॉन एल। एल है लेंथ ऑफ द बॉडी, पी टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, और डेल्टा एल है इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन पी, इन द डायरेक्शन ऑफ पी, यानी जिस साइड से हमने फोर्स लगाई है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इधर से क्लियर कि लेंथ के अलॉन्ग जिस साइड हम फोर्स लगाएंगे उस साइड में अगर हम इंक्रीज करते हैं तो कितना चेंज आ रहा है, उस चेंज को डिवाइड कर देंगे ओरिजिनल लेंथ से, तो उसका रेशो हो जाएगा हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब पॉइजन्स रेशो में हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो देखा ही था, और साथ में लेटरल स्ट्रेन की भी हमने बात की थी। तो अब देखते हैं कि लेटरल स्ट्रेन क्या है। देखो पहले डायग्राम से समझ लो, पहले बॉडी थी हमारे पास इस टाइप से, स्मॉल डी लिखा है, ये इसकी चौड़ाई थी, इसकी विड्थ थी। अब जब हमने फोर्स लगाई तो अब इसकी लेंथ तो बढ़ गई लेकिन जो चौड़ाई थी वो धीरे धीरे कम हो गई। तो अब देखो जो अंदर डॉटेड वाला है उतनी रह गई चौड़ाई,
तो ये डी माइनस डेल्टा डी, यानी कि जो डी था उसमें से हमने डेल्टा डी घटाया, ये वाली वैल्यू आ गई। तो यानी कि डेल्टा डी उसके अंदर चेंज आया, डेल्टा डी की कमी हुई है। देखो लेटरल स्ट्रेन, द स्ट्रेन एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड इज नोन एज लेटरल स्ट्रेन। अब जो स्ट्रेन है राइट एंगल पर डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड में, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई है उसके जो राइट एंगल में डायरेक्शन है, यानी कि 90 डिग्री पर, यानी कि जहाँ फोर्स लगाई है उसके 90 डिग्री पर जो डायमेंशन है वो कम होगी, उसे हम बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। लेट अ रेक्टेंगुलर बार ऑफ लेंथ L, ब्रेड्थ B एंड डेप्थ D इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल टेंसाइल लोड P। हमने टेंसाइल लोड P लगाया उस पर, जैसा फिगर में हमने देखा था अभी। द लेंथ ऑफ द बार विल इंक्रीज, लेंथ इंक्रीज हुई थी क्योंकि हमने टेंसाइल फोर्स लगाया था। वाइल द ब्रेड्थ एंड डेप्थ विल डिक्रीज, जबकि जो उसकी ब्रेड्थ है और डेप्थ है वो कम हो जाएगी। तो डेल्टा इन इंक्रीज इन लेंथ, डेल्टा बी डिक्रीज इन ब्रेड्थ, डेल्टा डी डिक्रीज इन डेप्थ। तो लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा बी अपॉन बी और डेल्टा डी अपॉन डी, यानी कि जिस साइड हमने फोर्स लगाई है उसके 90 डिग्री में जो डायमेंशन है, लेंथ तो इंक्रीज हो रही है लेकिन जो उसकी चौड़ाई है, जो थिकनेस है वो कम हो गई, तो लेटरल स्ट्रेन है। देखो इफ लॉन्गिट्यूडनल, ये जो बॉक्स बना है इसके अंदर लिखा है इफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज टेंसाइल द लेटरल स्ट्रेन विल बी कंप्रेसिव। अब देखो अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन टेंसाइल है, अब देखो हम टेंसाइल मीन्स बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, हमने एक रॉड ले ली, रॉड में हमने फोर्स लगाई टेंसाइल, तो अब जो लेटरल स्ट्रेन होगा यानी कि जो 90 डिग्री वाली डायमेंशन है वो कंप्रेसिव, क्योंकि जो लेंथ तो बढ़ गई पर जो दूसरी डायमेंशन है उसकी चौड़ाई है, उसकी थिकनेस है वो कम हो गई, तो लेटरल स्ट्रेन कंप्रेसिव हो जाएगा। और अगर हम उल्टा काम करते हैं, उल्टा काम कैसे, हम अभी टेंसाइल फोर्स लगा रहे थे, अगर हम कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं तो लेंथ कम होगी और जो उसके 90 डिग्री पर डायमेंशन है यानी कि चौड़ाई उसकी बढ़ जाएगी। हमने फोर्स लगाया कंप्रेशन फोर्स लगा के लेंथ हमने कम कर दी लेकिन चौड़ाई बढ़ गई। Hence every longitudinal strain in the direction of a load is accompanied by lateral strain of opposite kind in all direction of perpendicular to the load। देखो यहाँ से बात क्लियर, जो भी लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्ट्रेन रहेंगे ये ऑपोजिट रहेंगे। अगर लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल है तो लेटरल कंप्रेसिव रहेगा, और अगर लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेसिव है तो लेटरल टेंसाइल रहेगा। ठीक है, अब देखो हम इस चीज़ से भी समझ सकते हैं कि जब हमारी हाइट बढ़ती है तो हम पतले होते जाते हैं, लेकिन क्योंकि लेंथ इंक्रीज हो रही है तो विड्थ कम हो रही है, पतले हैं हम। लेकिन जैसे जैसे हमारी हाइट जितनी बढ़नी थी उतनी बढ़ गई, उसके बाद हम खूब खाते पीते हैं तो हम मोटे होते हैं। अब लेंथ तो फिक्स है, लेंथ कम हो रही है तो मोटापा चौड़ाई ये बढ़ जाता है। तो हम उस एग्जाम्पल से इधर लिंक कर सकते हैं कि लेंथ बढ़ाएंगे तो विड्थ कम होगी, और अगर हम लेंथ को कम कर देंगे तो विड्थ ज़्यादा होगी। देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या कवर किया है। देखो हुक्स लॉ हमने पढ़ लिया था। हुक्स लॉ बहुत सिंपल सी बात, स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो भी रेशो होगा, इस रेशो को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ई से, जिस कैपिटल ई को हम बोलेंगे यंग्स मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये हमें पता कहाँ से लगा, हमें हुक्स ने बोला कि किसी भी इलास्टिक बॉडी के लिए स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स पूरी तरीके से डिपेंड करेगा स्ट्रेन पर। तो हमने एक रेशो बनाया कि स्ट्रेस और स्ट्रेन को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमने प्रैक्टिकल कर करके देखा कि अच्छा स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू हमेशा फिक्स्ड आएगी किसी भी मटेरियल के लिए। तो यहाँ से हमने पढ़ा कैपिटल ई यंग्स मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन।
और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट होती है जो भी हम स्ट्रेस की यूनिट लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, लेंथ कट जाती है, कैंसिल हो जाती हैं। फिर हमने देखा किसी भी इलास्टिक मटेरियल के लिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस को हम डिनोट करेंगे कैपिटल जी से शियर के लिए, क्योंकि शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से, और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के से। नेक्स्ट हमने देखा था पॉइजन्स रेशो। पॉइजन्स रेशो में हमने पढ़ा कि लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशो होता है, जब इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आती है उसे हम बोलते हैं पॉइजन्स रेशो। फिर हमने देखा कि लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है। फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमने पढ़ा कि किसी भी बॉडी की ओरिजिनल लेंथ होती है, हम उसकी लेंथ नोट कर लेते हैं कि इसकी लेंथ है, फिर हम उस लेंथ पर फोर्स लगाते हैं, बाहर की तरफ फोर्स लगाते हैं, खींचते हैं उस मटेरियल को। जब हम उस मटेरियल को खींचते हैं तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। अब लेंथ इंक्रीज हुई तो चेंज आ गया, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है जितना भी चेंज आया है अपॉन ओरिजिनल, किस डायरेक्शन में जिसमें हम फोर्स लगा रहे हैं। अब लेंथ में एक डायरेक्शन में फोर्स लगाई तो उसी डायरेक्शन में लेंथ बढ़ेगी ना, और अगर हम कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में लेंथ कम होगी, कंप्रेस हो जाएगी। तो जब हम बात करते हैं फोर्स के डायरेक्शन में, फोर्स की दिशा में बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और फिर हमने देखा लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन यानी कि जब हम बात करेंगे जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसके 90 डिग्री में चेंज आता है। अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो विड्थ कम हो जाएगी, और अगर लेंथ को हमने कम कर दिया तो विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। तो जब ये चेंज आता है किसी भी बॉडी की थिकनेस में, चौड़ाई में या फिर डेप्थ में, तो उसे हम बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। जैसे कि डेल्टा बी अपॉन बी और डेल्टा डी अपॉन डी। जैसे हमने इस बॉडी में देखा कि पहले बी और डी डायमेंशन थे, जब फोर्स लगी खींच दिया बॉडी को तो डेप्थ रह गई डी माइनस डेल्टा डी और विड्थ रह गई बी माइनस डेल्टा बी। तो ये डेल्टा बी और डेल्टा डी का चेंज आया। लेटरल स्ट्रेन यहाँ से हमने क्लियर कर लिया था। फिर हमने नोट पॉइंट देखा कि लॉन्गिट्यूडनल अगर लेंथ में हम इंक्रीज कर रहे हैं तो विड्थ में कंप्रेशन आएगा, वहाँ जो स्ट्रेन होगा वो कंप्रेसिव होगा। और अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कंप्रेसिव है तो जो लेटरल स्ट्रेन है वो टेंसाइल होगा, यानी कि प्रोपोर्शनल रहेंगे वो, तो मतलब वो ऑपोजिट रहेंगे एक दूसरे के। अगर लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल है तो उसकी जो 90 डिग्री पर है बॉडी की विड्थ कम हो जाएगी, और अगर बॉडी की लेंथ हम कम कर रहे हैं तो चौड़ाई बढ़ जाएगी। ये हमने स्ट्रेन में देखा। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। किसी भी स्टील के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन अगर रिलेटेड है तो कैसे रिलेटेड है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।